नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमृतसर के खासा में बीएसएफ मैस में फायरिंग में आज 5 जवान शहीद हो गए। वहीं करीब 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से वहां अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ मैस में ये फायरिंग एक जवान ने ही की थी, जिसमें आरोपी जवान समेत 5 जवानों की मौत हो गई। बीएसएफ मैस में फायरिंग करने वाले कांस्टेबल की पहचान कटप्पा के रूप में हुई है। हालांकि कटप्पा ने फायरिंग क्यों की, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। फायरिंग की घटना में जो जवान घायल हुए हैं, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अमृतसर बीएसएफ मैस फायरिंग की घटना के बाद बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना में 6 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 5 की मौत हो गई है। घायलों में एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अलर्ट किया है। भारतीय दूतावास ने सभी अधिकारियों से जल्द ही अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ तत्काल संपर्क करने को कहा है। इसके लिए दूतावास ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर गूगल फॉर्म भी जारी किया है। दूतावास के मुताबिक इस फॉर्म में नाम, पासपोर्ट नंबर और वर्तमान स्थान जैसी बुनियादी विवरण मांगे गए हैं। भारत ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को वहां से निकाल रहा है और स्वदेश वापसी की बात कह रहा है। अब तक 13,000 से ज़्यादा भारतीयों की यूक्रेन के आसपास के देशों से वापसी कराई जा चुकी है। हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने भी आज एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि ऑपरेशन गंगा की आज आखिरी सीरीज की उड़ान है, इसलिए वहां फंसे रह गए जो लोग आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 से 12 बजे के बीच बुडापेस्ट, हंगरी सिटी या राकोची यूटी 90 पहुंचे। बता दें कि रूस पर यूक्रेन के हमले का आज 11वां दिन है। ब्रिटिश सैन्य खुफिया विभाग ने रविवार को कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बना रही है, लेकिन प्रतिरोध की ताकत रूसी सैनिकों की चाल को धीमा कर रही है। ब्रिटिश सैन्य खुफिया विभाग ने एक अद्यतन रिपोर्ट से कहा है कि रूस ने खार्किव, चेर्निहाइव और मारियापोल समेत कई स्थानों पर आबादी वाले क्षेत्रों को लक्षित करके जवाब दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन बीत चुके हैं। 10वें दिन रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही इसे खत्म भी कर दिया। यूक्रेन ने रूस पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। रूस के इस कदम पर दुनिया भर के देश उसकी निंदा कर रहे हैं। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध तक लगा दिया है, लेकिन कोई भी देश रूस से सीधे तौर पर भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारत भी लगातार वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर फोकस कर रहा है। भारत ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीयों की वापसी करा चुका है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान रविवार को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुंचा और सभी का स्वागत रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। इसके तहत वहां 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा गया है, जो भारतीय नागरिकों की मदद कर रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने आज 11 उड़ानें भेजकर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के रास्ते यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी कराई है। साथ ही सेना ने लगभग 26 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। ये जानकारी आईएएफ ने ट्वीट के जरिए दी है। इसके अलावा आज ही सुबह स्लोवाकिया से संघर्षग्रस्त यूक्रेन में फंसे 154 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंची। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के बीच अपने बच्चे के लौटने पर पेरेंट्स ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। साथ ही सरकार से ये अपील की कि वो यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों के बारे में गंभीरता से सोचें, क्योंकि उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। मेरे भी 2 बेटे गए हुए थे यूक्रेन, फर्स्ट ईयर के हैं, ये गुड़िया 4th ईयर की है। तो अब सरकार को ये चाहिए कि इनके कैरियर को एक्टिवेट करें, यहाँ पे इनको एडमिशन दे
कोई नोटिफिकेशन कोई भी सरकारी चेंज करके और इनके यहाँ एडमिशन कराए, ताकि ये वापस तो ये जा नहीं सकते अब यूक्रेन, ना ये जाएंगे, ना वहाँ जाने के हालात है, ना पेरेंट्स इनको जाने देंगे, क्योंकि इस स्थिति से लाइफ को उस खतरे में डाल के और वहाँ बच्चों को भेजना अब तो सेफ़ नहीं है। तो अब चाहिए सरकार को कि इनके एडमिशन कराए, इनके कैरियर को, जो कि बीच में अधर में लटक गया है। अब ये बच्चे दोबारा तो कैरियर शुरू नहीं कर पाएंगे, मेडिकल को ईजी लाइन तो है नहीं कि भी चलो वो छोड़ दिया, कुछ और कर लिया। तो अब सरकार को ये चाहिए कि इनका चेंज करके और इनके बच्चों के एडमिशन कराए यहाँ पे। ये एक्यूएट है और ये सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई मदद होगी इन बच्चों की तो वो है। सरकार ने इनको एक्यूएट कर लिया, अच्छा किया, जो उनसे बन पाया हेल्प करी, लेके आए हैं। सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद। पर कैरियर को भी संभालेगी सरकार तो अच्छा है। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। रविवार सुबह 4 विमानों के जरिए 700 से ज्यादा भारतीयों को वापस अपने देश लेकर आया गया है। यूक्रेन में तबाही का मंजर है, शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, गलियां वीरान पड़ी हैं। आलम यह है कि ना तो रूस हमले रोक रहा है और ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। आज दोनों देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। पीएम मोदी ने आज पुणे के लोगों को मेट्रो की सौगात दी। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल ऐप के जरिए टिकट खरीदा और बच्चों संग मेट्रो में सफर किया। इस दौरान स्कूल की यूनिफॉर्म पहने छात्रों संग प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते भी नजर आए। अब ये वीडियो देखिए। पीएम ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही शहर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसी के साथ गरवारे मेट्रो स्टेशन पर पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। इस परियोजना को पुणे में ट्रैफिक से निजात दिलाने और बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने के नजरिए से देखा जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। इस पूरी परियोजना में 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और सपा के साथ साथ सहयोगी दलों की असल अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब अंतिम और बाकी चरण के लिए मतदान होना है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होगा। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की भी ये अग्नि परीक्षा होगी। इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटे दलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार माना जाता है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए बैठी है बसपा। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा प्रभावी रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आखिरी चरण के चुनावों में समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की भी अग्नि परीक्षा इस बार होनी है। 7वें चरण के चुनाव में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो वहीं मऊ और गाजीपुर में उनके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का भी काफी असर माना जाता है। वहीं बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी ने 36 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें, बसपा ने 6 सीटें और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। यहां से कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। पूर्वांचल के इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया था और आक्रामक तौर पर यहां पर खूब प्रचार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी, योगी और भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार किया। राज्य में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया था। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है और यहां भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीट भी इसी चरण में है। वहीं 7वें चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने खुद काशी में 2 दिन के लिए डेरा जमा रखा था। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।